नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। सौरभ शर्मा मामले में हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। इसी के साथ ये तीनों जांच एजेंसियां, लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी लगातार जांच भी कर रही है। कार्रवाई और जांच को करीब 1 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि 500 करोड़ का सिपाही सौरभ शर्मा कहां है। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने की अलग अलग टीमों ने आज सुबह भोपाल और ग्वालियर में 6 जगह छापे मारे हैं। कार्रवाई पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार के अरोड़ा के ठिकानों पर भी की गई है। भोपाल में इंद्रपुरी स्थित नवोदय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्याम अग्रवाल के ठिकानों समेत 4 जगह, जबकि ग्वालियर के मुरार स्थित सीपी कॉलोनी समेत 4 जगहों पर छापेमारी की गई है। अरोड़ा आईटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़े बताए जा रहे हैं और ईडी की टीम सुबह करीब 5 बजे अरोड़ा के सभी ठिकानों पर पहुंची। पूर्व सीनियर सब रजिस्ट्रार अरोड़ा विनय हासवानी के बिजनेस पार्टनर हैं। आपको बता दें कि भोपाल में मेंटोरी स्थित विनय हासवानी के फार्म हाउस से ही 54 किलो गोल्ड और 11 किलो कैश से लदी कार भी मिली है। वहीं आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मौसा पूर्व डीएसपी मुनीश राजौरिया का दामाद हैं। भोपाल में डॉक्टर श्याम अग्रवाल की इंद्रपुरी बी सेक्टर स्थित घर पर ईडी पहुंची। इंद्रपुरी में ही नवोदय कैंसर हॉस्पिटल और एमपी नगर स्थित उनके दूसरे अस्पताल में टीम जांच की गई है। ईडी को जांच के दौरान भारी मात्रा में निवेश से जुड़े दस्तावेज और कैश मिलने का अनुमान है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी सहयोगी कुलभूषण सक्सेना ने भोपाल से एक जायजा लिया है और सुनिए जरा, उसके बाद सौरभ शर्मा के वकील का बयान भी सुने आएंगे, फिर जिसमें उसके जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठे हुए हैं। कई सवाल हैं, रिपोर्ट देखते हैं, बयान सुनते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी बात। श्याम अग्रवाल के निवास में इस वक्त हम मौजूद है। इसके पहले की जो तस्वीर हमने दिखाई वो श्याम अग्रवाल का हॉस्पिटल था, नवोदय हॉस्पिटल, और ये निवास की तस्वीर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ईडी के अधिकारी हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं और जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इन जवानों की संख्या आप देख सकते हैं। टोटल जवानों की संख्या 4 है जो कि बाहर मौजूद हैं और ईडी के जो अधिकारी हैं वो अंदर परिवार के सदस्यों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। श्याम अग्रवाल के अलावा उनके भाई और उनकी भाभी धर्मपत्नी घर के अंदर मौजूद हैं। ये तस्वीर आप श्याम अग्रवाल के निवास की देख सकते हैं। आरटीओ के एक छोटे से कांस्टेबल सौरभ शर्मा के हाथ जब छापेमार कार्रवाई की गई थी तो उस दौरान जो एक बड़ी काली कमाई सौरभ शर्मा के निवास से मिली थी और कुछ दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उसी के आधार पर अब ईडी लगातार सौरभ शर्मा ने कहां-कहां इन्वेस्ट किया है, किन-किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया है, इसको लेकर जो सौरभ शर्मा के करीबी हैं उनसे पूछताछ करती हुई नजर आ रही है। और भोपाल में तकरीबन 4 स्थानों पे ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। नवोदय हॉस्पिटल के बाद ये श्याम अग्रवाल का निवास है जहां पर ये कार्रवाई जारी है और ये फिलहाल श्याम अग्रवाल की गाड़ी भी आप देख सकते हैं कि घर के बाहर खड़ी है। जो ईडी के अधिकारी हैं तकरीबन 3 से 4 अधिकारी बताए जा रहे हैं जो कि घर के अंदर मौजूद हैं और सीआरपीएफ के जवान जो है वो बाहर सुरक्षा के तौर पर मौजूद है। हालांकि अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है क्योंकि आरटीओ का जो एक छोटा सा कांस्टेबल था सौरभ शर्मा के निवास में जब कार्रवाई की जाती है और उसके बाद तकरीबन 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए जो नगद कैश बरामद होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे जो दस्तावेज सामने आते हैं उन दस्तावेजों में जो सौरभ शर्मा ने इन्वेस्ट किया है, चाहे वो बिल्डर हो या फिर हॉस्पिटल के संचालक हो, तो ऐसे तमाम जो नाम डॉक्यूमेंट्स कागजात में सामने आ रहे हैं उसी के आधार पर अब जो है ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से आज ईडी की कार्रवाई जो है भोपाल सहित ग्वालियर में जारी है। फिलहाल ईडी के जो अधिकारी हैं वो श्याम अग्रवाल के निवास में जो उनके परिजन हैं और श्याम अग्रवाल से पूछताछ में जुटे हुए हैं। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। और
बाकी जितने भी आरोपी गण हैं जिनको एजेंसियों ने मेंशन किया हुआ है कि ये आरोपी हैं, इन सब की जान को खतरा तो है। बहुत बड़ा केस है, बहुत ज़्यादा बड़े आरोप है, ये बहुत छोटे लोग हैं, इनको इतना बड़ा आरोपी दिखाया जाना, इतना बड़ा केस इनके सिर पे मढ़ दिया जाना ही इनको बहुत बड़ा एक अपराधी सभी के सामने बनाता हुआ दिखाई पड़ता है। एक्चुअली में ये लोग इतने बड़े अपराधी हैं नहीं, ये लोग का कोई कसूर नहीं है, छोटे लोग हैं। कांस्टेबल, ही वॉज जस्ट कांस्टेबल। और जो बाकी आरोपी है वो तो इसके दोस्त हैं, सबके दोस्त होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो लोग हैं। मामला इतना बड़ा हाई प्रोफाइल इन्होंने इनके ऊपर थोप दिया है, मर दिया है, इतना ये हाई लेवल का बड़े लोगों का ये सब किया धरा है, इन छोटे लोगों पे डाल दिया है, इसलिए इनकी जान को खतरा है, इसलिए इन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग की है। और इनकी सुरक्षा जब तक श्योर नहीं हो जाती है, मुझे लगता है कि मैं मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से ये निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। आशीष तिवारी जी बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राम पांडे जी, आपका चर्चा की शुरुआत आशीष तिवारी जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि सौरभ शर्मा कहां है, जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। आज वकील ने यह कह दिया है कि सौरभ शर्मा सामने आ जाए, पहले इस बात की गारंटी दी जाए कि उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा। सबसे पहले प्रतिक्रिया आशीष तिवारी जी आप दीजिए। देखिए, इस मामले को लेकर एक लंबे समय से चर्चा चल रही है, बात सही है, लगभग 1 महीना होने को है और इस पर लगातार कार्रवाई चल रही है। और आप देख रहे हैं कि जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो उस समय भी विपक्ष अपनी बात रख रहा है। स्वाभाविक विपक्ष का धर्म है, वो अपनी बात रखेगा, परंतु जांच एजेंसियों की अपनी एक मर्यादा होती है कि वो कौन सी बात कितनी वो मीडिया के सामने रखेंगे, कितनी जनता के सामने रखेंगे। और जब तक पूरीतः जांच नहीं हो पाती तब तक वो निश्चित तौर पर उनकी अपनी एक मर्यादा है, उसके अनुसार ही वो जानकारी प्राप्त हो पाएगी। और सरकार भी इसमें एक मर्यादा होती है सरकार की भी कि कुछ गोपनीय बातें होती हैं जिनको लेकर के जैसे जैसे जांच खुलेगी वैसे वैसे उसको बताने का काम सरकार करती है। उसी प्रक्रिया के अनुसार जो जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं और करेंगी और करना भी चाहिए। और मुझे ऐसा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार किसी भी दोषी व्यक्ति को छोड़ेगी नहीं, उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, राजनेता हो, कोई भी हो। यदि अपराध किया है मध्य प्रदेश की भूमि पर तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं, इसके पहले जब हमारी सरकारें कार्रवाई कर रही थी, काम कर रही थी, अन्य राज्यों में भी काम कर रही थी, तो वहीं हमारा विपक्ष चिल्ला रहा था कि ये दुर्भावना के साथ ये हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। परंतु आज आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और यहां पर भी यदि कोई कर्मचारी निकलता है, कोई अधिकारी निकलता है, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं यदि कोई राजनेता निकलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि हम अपराध मुक्त और स्वच्छ सरकार, सुशासन की सरकार चलाएंगे, उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस पर काम करेंगे। चलिए, राम पांडे जी, मध्य प्रदेश में सुशासन की सरकार है और ये ध्येय वाक्य लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले सौरभ शर्मा अभी तक सामने नहीं आ रहा है। वकील साहब आज उनके आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि साहब सुरक्षा मुहैया करवा दीजिए, सौरभ शर्मा आ जाएंगे। तो अब एक प्रतिक्रिया दीजिए पांडे जी। देखिए, जैसे तोते को जो रटा दिया जाता है तोता वही बोलता है, वही भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता प्रवक्ता का काम है। तोते की तरह रट के आते हैं और वही उगल देते हैं। हर दिन, हर रोज, हर समय उनकी वही बातें रहती हैं। अब हम आज की बात करें तो सौरभ शर्मा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है, उसके दोस्तों पर कार्रवाई हुई है, रिश्तेदारों पर कार्रवाई हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उसके दोस्तों ने पोस्टिंग की थी क्या? उसके दोस्तों ने नौकरी दी थी क्या? उसके दोस्तों ने चेक पोस्ट पर उनकी पोस्टिंग की थी, वहां ड्यूटी लगाई थी?
आशीर्वाद किसका था? क्या रिश्तेदारों ने मदद की थी नौकरी लगाने में, या जहां पैसे की उगाही होती है वहां ड्यूटी लगाने में? वहां तो किसी ना किसी अधिकारी ने ड्यूटी लगाई ना, वहां तो किसी ना किसी मंत्री ने ड्यूटी लगाई ना। और एक सिपाही 1000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन कर लेता है, 500 करोड़ अब तक मामला सामने आ चुका है, और उसकी डायरी में जो लेन देन है वो 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है। 54 किलो सोना प्राप्त हो चुका है और 11 करोड़ कैश मिल चुका है। तो मध्य प्रदेश में आप सोचिए, कम से कम 1000 पुलिस वाले तो हैं जिनकी ड्यूटी लगती है। बिल्कुल। अब 1000 पुलिस वालों के पास 54 किलो सोना होगा और 11 करोड़ कैश होगा, तो आप समझ सकते हैं कि फिर उनके ऊपर का अधिकारी कितना लूट रहा होगा, परिवहन आयुक्त तो कितना लूट रहा होगा, मंत्री कितना लूट रहा होगा। पोस्टिंग परिवहन आयुक्त ने की, पोस्टिंग मंत्री ने की। भूपेंद्र सिंह जी से जब पूछा गया कि भाई आपकी नोट शीट पर सौरभ शर्मा को नौकरी मिली थी, तो भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि ये बात सामने आ गई तो। अब वो नोट शीट भी सामने आ गई है। ये मेरे सामने स्वदेश अखबार भी है जो बीजेपी समर्थित माना जाता है, दैनिक भास्कर अखबार भी है, सब में यही लिखा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह की नोट शीट पर, जो भूपेंद्र सिंह पूर्व परिवहन मंत्री है, उनकी नोट शीट पर उसको सौरभ शर्मा को नौकरी मिली। तो भूपेंद्र सिंह पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? उनके यहाँ क्यों नहीं छापे मारे जा रहे हैं? छापे जिनके यहाँ मारे जा रहे हैं वो सौरभ शर्मा के दोस्त है। सौरभ शर्मा ने वहां पैसा लगाया है, पैसा आया कहां से, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? भाई ये तो इन्वेस्ट किया है सौरभ शर्मा ने, तो इन्वेस्ट हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनरेशन कहां से हो रहा है पैसे का, प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? डायरी के नाम सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है? भाई डायरी में जिसने भी उसने सौरभ शर्मा ने लेन देन किया है तो वो सामने आ जाना चाहिए, उसमें किस बात की गोपनीयता? सही बात। यदि ये डायरी सामने आ जाएगी तो आगे से अधिकारी और मंत्री पैसा लेना देना बंद कर देंगे। भ्रष्टाचार पर कुछ ना कुछ तो अंकुश लगेगा। लेकिन यदि ये डायरी सामने नहीं आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस काम को बढ़ावा दे रही है। और एक महीना हो गया सौरभ शर्मा को जमीन निकल गई है, आसमान खा गया। हाँ, ईडी ये तो कल से हम चिल्ला रहे हैं, पूरे देश की संस्था है, अंतरराष्ट्रीय इनका नेटवर्क है। सौरभ शर्मा ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में ही है, लेकिन ये उसको पकड़ नहीं पा रहे। छापा पड़ता है 3 दिन पहले उसको पता चल जाता है। अब 1 महीने बाद छापे डालते हैं, कहीं कुछ मिलेगा क्या? ठीक है, 1 महीने बाद ये ठीक है। आशीष जी मेरा सवाल आपसे, इसके बाद भी पैसा ठीक है सब बराबर आशीष जी मेरा सवाल आपसे, राम पांडे जी ने देखिए 2 आरोप लगाए। ये सवाल तो कल से हम भी उठा रहे हैं कि भाई सौरभ शर्मा को जमीन निकल गया, आसमान उड़ा लग गया, कहां है ये आप बता दीजिए। दूसरी बात ये कि 66 पन्ने वाली डायरी में सिर्फ 6 पन्ने सार्वजनिक की गई है, 60 पन्ने में क्या लिखा है इसको भी सार्वजनिक कर दीजिए। बता दीजिए किन किन लोगों का नाम है, किन किन बड़े मठाधीशों का नाम है, उनका नाम सार्वजनिक कर दीजिए और बाकी लोग तो सतर्क हो जाएंगे ना। कोई दिक्कत आ रही क्या? कहां गए 60 पन्ने? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, सरकार की काम करने की, एजेंसियों के काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं। और जहां तक सौरभ शर्मा के वकील के द्वारा जो बात कही गई है, मांग की गई है सुरक्षा की, तो मध्य प्रदेश के अंदर कानून का राज है। यदि कानून के अंतर्गत जो जो सुरक्षा जिसको मिलना चाहिए वो उपलब्ध कराई जाएगी और कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ एक बात और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। अभी आदरणीय हमारे बड़े भाई राम पांडे जी इस प्रकार से बात कर रहे थे कि यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं राम पांडे जी, यदि किसी भी व्यक्ति का नाम आता है उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में मोहन जी की सरकार है, सभी के लिए सरकार एक प्रकार का कानून है, सुशासन हमारा लक्ष्य है, सुशासन पर हम काम कर रहे हैं। यदि कोई भी दोषी पाया जाता है, चाहे अधिकारी हो या राजनेता, उस पर कार्रवाई होगी। परंतु नियुक्ति करना एक अलग विषय होता है। विभाग में नियुक्तियां होती हैं, जो मंत्री होता है, जो अधिकारी होते हैं वो नियुक्तियां करते हैं, परंतु उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है या जिस व्यक्ति के पास पैसा पाया गया है वो कहां से आया, ये अभी भी जांच का विषय है। और जब तक जांच पूर्ण नहीं हो जाती तब तक किसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना मुझे लगता है गलत है। तो कम से कम जब तक सबूत ना हो, बिना सबूतों के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं करना चाहिए। अच्छा आशीष तिवारी जी, जांच एजेंसियां सब कुछ तो आपके फेवर में है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। सौरभ शर्मा अगर विदेश गया है, कौन से देश में गया ये भी डिटेल आप निकाल सकते, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? सबसे बड़ा सवाल बस यही, लोग कंसर्न यही है कि आप चाहे तो कहते हैं कि
अगर आपकी पुलिस चाहे तो बदमाशों को उनके बिलों से खोज कर निकाल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। जांच एजेंसी कुछ कर नहीं पा रही, लोकल एलआईयू क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। इसलिए सवाल तीखे बनते हैं, इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि कुछ समय लगा है, परंतु इस पर बहुत अच्छे तरीके से सरकार पक्ष रख पाएगी। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वही पक्ष रख पाएंगे। पर ये बात सही है कि हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और मैं मध्य प्रदेश की जनता को भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सुशासन की जो व्यवस्था है, सुशासन हमारा लक्ष्य है, वही हमारा अंत्योदय पर हम काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध मुक्त मध्य प्रदेश के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कृषि के स्तर को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। हम सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। तो विकास हमारा मुद्दा है, हम विकास पर काम करेंगे। यदि कहीं पर भी अपराधी पाया जाता है उसको हम दंडित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राम पांडे जी, विकास इनका मुद्दा है और विकास के रास्ते पर नित्य नए आयाम ही लिखना चाह रहे हैं, लेकिन सौरभ शर्मा जो है वो पकड़ा नहीं जा पा रहा है। क्या कहेंगे आप? सुशासन की सरकार है। अब तिवारी जी ने तो कह दिया हम सब पर कार्रवाई करेंगे। तिवारी जी इतना बोलेंगे तो कार्रवाई तिवारी जी पर हो जाएगी, बाकी और किसी पर तो नहीं होगी। इनको जरूर प्रवक्ता पद से हटा दिया जाएगा कि आप इतना सीधा सीधा सा क्यों बोल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री सभी तो सौरभ शर्मा है। इस सौरभ शर्मा पर जितना माल निकला है उससे कई हजार गुना ज्यादा माल इनके मंत्रियों पर निकलेगा। भाई ईडी छापा तो मार दे, ना निकले। जितने परिवहन मंत्री रहे हैं सौरभ शर्मा के कार्यकाल में, उतने मंत्री उतने परिवहन आयोग पर छापा तो डाल दे। कई बार ईडी जाती है, छापे मारती है, कुछ नहीं मिलता है। अभी भी जो छापे डले हैं आज, उसमें ये बात निकल कर नहीं आई है कि इतना सोना मिला है, इतनी चांदी मिली है, इतना रुपया मिला है। क्योंकि एक महीने से सबको पता है, जिनके नाम डायरी में है उनको पता है कि उनके यहाँ पुलिस आ सकती है। तो जो भी उनके पास था उन्होंने सब अपना इधर उधर कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई वो कार्रवाई, अरे सब जगह तो पैसा खा गए। आप पोषण आहार घोटाले में पैसा खा गए, ई टेंडरिंग में 3000 करोड़ खा गए, महाकाल घोटाले में खा गए, आप रेत घोटाले में रेत खा गए। आपके समय हुआ करती थी, आपके समय आपके मंत्रियों के ऊपर घोटाले आरोप कार्रवाई क्या होती थी। और जब सरकार कार्रवाई कर रही थी तब आप आरोप लगा रहे थे। तब जब कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पर ईडी काम कर रही थी तब आप आरोप लगा रहे थे। आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर यदि कोई भी अपराधी पाया जाता है, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी हो, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश की सरकार सुशासन की सरकार है। हम कार्रवाई करेंगे और जनता को भी विश्वास दिला रहे हैं मध्य प्रदेश की कि आप चिंता मत करिए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये कड़ी कार्रवाई राजनाथ सिंह से सीख लिया है इन्होंने, कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरे 200 नर्सिंग कॉलेज की जांच चल रही थी, उनकी फाइल गायब कर दी। अभी जीवाज यूनिवर्सिटी के परसों की बात है, 17 प्रोफेसर ने वाइस चांसलर सहित झुंडपुरा सबलगढ़ में ऐसे कॉलेज को मान्यता दे दी जो कॉलेज ही नहीं है जमीन पर। 17 प्रोफेसर, उन पर बोला गया कार्रवाई करेंगे, एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई। एक भी प्रोफेसर वीसी को नहीं हटाया गया। अरे सब जगह तो आप खाने में लगे हैं। ये आज की बात है, एनआरआई सीट पर घोटाला हो रहा है, करोड़ों रुपया उसमें खाया जा रहा है। अरे सुबह अखबार उठाते हैं तो मध्य प्रदेश के घोटाले के अलावा उसमें कुछ नहीं आता है। बस कड़ी कार्रवाई करेंगे, बीजेपी की सरकार है, ना खाने देंगे ना खाएंगे, खुद ही खाएंगे। पूरा कर दिया आपने खा के देश को। $87 का कर दिया, कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप अपने सरकारों के समय के कार्यकाल को याद करिए, उस समय पे 2G 3G कैसे होता था। और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि आपकी सरकार के समय पर मंत्री जेल जाया करते थे। मैं बहुत याद दिला देना चाहता हूं, कम से कम सरकार के कार्यकाल को याद करते कि आपकी सरकार है, सरकारों के समय काम कैसे होते थे। आज तो मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है, देश के अंदर कार्रवाइयां हो रही है। एक को बोलने दिया जाए, जनता को कुछ समझ में नहीं आता है। चले ठीक है, अब आप लोग एक एक करके बोले, ठीक है।
चलिए राम पांडे जी, आप ही बोलिए। ठीक है, आप पे भी आरोप लगाए कि आपके समय पर 2G 3G पता नहीं क्या क्या इन्होंने कह दिया। सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब फर्जी घोटाले थे। हाँ। मोदी सरकार में सारे माफ हो गए। हर एक में ये कहा, इनके मुंह पर तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। हर घोटाले में, चाहे 2G हो चाहे कोल हो, कि ये फर्जी घोटाले थे, भारतीय जनता पार्टी के मनगढ़ंत घोटाले थे। असली घोटाले तो ये आ रहे हैं, उसका परिणाम है $87 का है। असली घोटाले तो है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्जदार हो गई है। असली घोटाले है कि मध्य प्रदेश सरकार 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन कर्जा ले रही है। असली घोटाले तो है कि देश की सरकार कर्जदार हो गई है। असली घोटाले बात तो ये है कि देश की सरकार कर्ज में डूटी हुई है, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। घोटालों के कारण महंगाई बढ़ रही है, घोटालों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, घोटालों के कारण गरीबी बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश के अंदर आप बेरोजगारी को बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 1 लाख पदों पर हमने भर्तियां की और भर्तियों की प्रक्रिया आज भी चल रही है। आप कम से कम आरोप लगा रहे हैं कि मैंने और मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक आप युवाओं को लेकर बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर उनके विकास के लिए लगातार हमने ऐसी योजनाओं को बनाने का काम किया जिन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिले। और मध्य प्रदेश के अंदर यदि हमने कर्ज दिया है तो उसमें मध्य प्रदेश के विकास के लिए लिया है। मध्य प्रदेश के विकास आज हो रहा है लगातार। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना के क्षेत्र में काम चल रहा है, पुल पुलियों के निर्माण चल रहे हैं, सड़कों के कृपया एक मध्य प्रदेश के अंदर काम हुए हैं विकास के, वो हमारी हुए। तिवारी जी गला खराब हो जाएगा, थोड़ा साथ रहिए। हाँ ठीक है पांडे जी, आप भी अपने बारे में बोलेंगे, ठीक रहेगा, आपका भी गला सही रहेगा। दोनों लोग एक दूसरे गले पर ध्यान दीजिए, अच्छी बात रहेगी। चलिए पांडे जी, आप बहुत सारे घोटालों की बात कर रहे हैं, अगर वो घोटालों को प्रमाणित कर दीजिए। जो जो आप घोटाले की बात कर रहे हैं उसको ले आइए, बात रखिए, कि सिर्फ डिबेट में ही बात को रखेंगे। जी, तो घोटाले आपके सामने है। आपने ही तो बताया था 54 किलो सोना, आपने ही तो बताया था 11 करोड़ कैश, आपने ही तो बताया था भूपेंद्र सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, और आप ही तो बता रहे हो। आपका अखबार, आप ही मीडिया तो रोज बता रहा है, तो इसका मतलब मीडिया झूठ बोलता है क्या? मीडिया सारे घोटाले मीडिया ने सबसे पहले सामने रखे, चाहे वो अखबार के माध्यम से रखे हो या आपके माध्यम से रखे। तो ये मीडिया को फिर हम झूठा साबित कर देंगे क्या? मीडिया झूठ बोलने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ, भाई विधायक बिकते हैं, इनके यहाँ छापे नहीं मारे जाते हैं। कोई विपक्ष का नेता होता है, उसके यहाँ छापे मारे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जनता ज्वाइन कर लेता है। जितने भी भ्रष्ट नेता हैं आज सब भारतीय जनता पार्टी में है, और अधिकारियों को भी पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी में हम सुरक्षित हैं। वहां सर्टिफिकेट मिल जाता है भ्रष्टाचार करने का। तो धनाधन भ्रष्टाचार चल रहा है। परिणाम है $87 का हो रहा है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। ये परिणाम है भ्रष्टाचार के, ये भ्रष्टाचार का सबूत होता है। अब तिवारी जी देखिए, अब तो आपको जवाब देना, 1 मिनट, ठीक है पांडे जी, वो 10 साल में ₹47 पर पहुंच गया। ये डबल इंजन की सरकार के घोटाले हैं। 1 मिनट, इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है। जो भ्रष्टाचार जितना बढ़ता है उतना घोटाले, उतना महंगाई बढ़ती है। मान गया सारे ईमानदार कांग्रेस में। ये प्रमाण है, डॉलर प्रमाण है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि उससे देश की गर्मा गिरती है। देखिए अब इसका जवाब दे दीजिए आशीष जी, देखिए आशीष जी इसका जवाब दीजिए। सारे ईमानदार कांग्रेस में, बीजेपी में लोग वॉशिंग मशीन से धुल के आ रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। सारे ईमानदार कांग्रेस में बचे हुए, छटे हुए, और वॉशिंग मशीन से धुलकर ईमानदार लोग जो है वो बीजेपी में आ रहे हैं। इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आरोप गंभीर है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव के पहले जो लोग कांग्रेस को छोड़कर आए वो अपनी मर्जी से छोड़कर आए, और कांग्रेस पार्टी में उनको जनाधार नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी में वो स्थान नहीं मिला बहुत से नेताओं को जो उन्हें मिलना चाहिए था। और उन्हें पता था कि कांग्रेस का भविष्य भी समाप्त हो चुका है। निश्चित तौर पर राजनेता अपना भविष्य तलाशते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए। कई बार लोग विचारधारा से प्रभावित होकर भी आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अपनी एक विशेषताएं हैं और व्यवस्थाएं हैं। हमने अभी, आपने देखा, हमारा संगठन पर्व चल रहा था, हमने व्यवस्थित तरीके से मंडल स्तर से लेके बूथ से मंडल, मंडल से जिला तक के चुनाव करवाए, निर्वाचन की हमारी प्रक्रिया हुई। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया भी चल रही है। तो हमारे यहाँ पद्धतियां हैं काम करने की।
जो आएगा उसका स्वागत है, परंतु उसे भारतीय जनता पार्टी की पद्धति के अनुसार काम करना पड़ेगा, विचारधारा के साथ काम करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी में आए और चले गए, ठीक है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जो घुल जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है, वही भारतीय जनता पार्टी में रुक पाता है। चले सौरभ शर्मा को भी अब ले आइए, और उसको वो जब राज खोलेगा तो बहुत ही जो पन्ने पलटेगा, तो कई लोगों के नाम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सौरभ शर्मा है कहां? जमीन निकल गई या आसमान उड़ा ले गया? इतने दिन हो गए, जांच एजेंसियां ढूंढ क्यों नहीं पा रही, पकड़ क्यों नहीं पा रही? वकील साहब कह रहे हैं सौरभ शर्मा आ तो जाए साहब, लेकिन इस बात की आप गारंटी दीजिए कि सौरभ शर्मा के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं, सुरक्षा की गारंटी मांग रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सौरभ को सुरक्षा की गारंटी देकर वो डायरी में जो पन्ने बंद हैं उनको पलटवाया जाता है। पन्ना जब पलटा जाएगा तो तमाम माननीयों के नाम आएंगे, उन माननीयों के भी हलक जो है वो गले में जो है अटका होगा प्राण की, कहीं सौरभ मेरा नाम न ले ले। बहरहाल अब देखना होगा कि पन्ना खुलेंगे, सौरभ जब आएगा इसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कौन दूध का धुला है, कौन किसके ऊपर क्या आरोप है। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना, नमस्कार।